बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दीमक ज़दा मोहब्बत उस कम ज़र्फ आशिक का जिंदगी नामा जो इश्क को समझ कर भी ना समझ सका। जब भी कोई औरत हमारे घर आती, अम्मी मुझे बाहर भेज देती। अम्मी का ख्याल था लड़के अगर औरतों में बैठे तो इनमें जनाना सफात पैदा हो जाती हैं, इसलिए मैं लड़कियों से बहुत शर्माता और घर में गैर औरतों की मौजूदगी में नजरें झुकाकर बाहर चला जाता। अम्मी बीमार हुई तो खाला इफ़्फ़त ज़ुहरा को तीमारदारी के लिए छोड़ गई। इसकी उम्र शबाब में दाखिल हो रही थी। वो शौक तबीयत की मालका थी। वह पहले दिन से ही इसके आगे इस तरह शर्मसार होकर आया जाया करता जैसे वो कोई ताकतवर मर्द हो और इसने हमारे घर पर कब्जा जमा लिया हो। मैं इसके साथ मुजरमों की तरह नजरें झुकाकर अटक कर बात कर, पलकें ऊपर न उठाता या मुंह फेर कर इसकी बात सुनता रहता और नजरें मिलाने की कोशिश न करता। इसके सामने डरपोक लड़कियों की तरह डरते डरते जिस्म को छुपाता ताकि कहीं फजा में उड़ने वाली हवाई चीजें न पकड़ ले। तन्हाई में बैठकर सोचता, पता नहीं इसको मेरी सूरत पसंद भी है या नहीं, मगर जितनी बार भी इसके सामने आता या आस पास से गुजरता छुपकर आईने में अपनी शक्ल जरूर देखता कि कहीं कोई खराबी तो नहीं। हेयर स्टाइल और जूते चेक करता, अपने बालों वाले गालों पर हाथ फेरता, इसके सामने बड़े स्टाइल से बैठता, बड़े धीमे लहजे में बात करता, दिलकश अंदाज में हंसने की कोशिश करता, अपने आप को साफ सुथरा और बना सवार कर रखता। मोहब्बत ऐसा ताकतवर हथियार है कि अगर वैसी फितरत लोगों से भी मोहब्बत की जाए तो वो भी अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं। अगर दुनिया में औरत न होती तो मर्द किसी भी चीज का इंतखाब करने से कासर रहता। मैंने अपनी जवानी की बेहुदा हरकतों को तर्क करना शुरू कर दिया और यकतरफा तौर पर अपनी हरकतों, सनात और आदात से कायल करने की कोशिश करने लगा कि जैसे मैं ही दुनिया में इसके लिए गुलफाम हूँ। जब कभी इसके सामने होता या वो मुझे देखती तो अपने ऊपर रश्क करता कि इसने मुझे देखा है और दुआएं करता काश मैं इसे पसंद आ जाऊं। हम दोनों की उम्रों में थोड़ा सा फर्क था। इसकी नीली बलोरी आंखों में खूबसूरती का गरूर था। गुलाबी रंग मरमरी और संदली हाथ थे। दोनों होंठ तराशे हुए खूबसूरती का निगहबान काला तिल और लंबा पसंदीदा कद था। बातों में बेख्तियारी और उखड़पन था। घर में तितलियों की तरह इधर उधर उड़ती रहती थी। इसकी जवानी किसी आतिश फशा से कम न थी जिससे लावा बाहर आने के लिए तड़पता रहता। वो BSSC की तालबा थी और मैं FSC का तालिब इल्म था। मैं अपने आप को इससे मैच करता। इसका बड़ा हुआ जिस्म और मेरा दुबला पतला, मुझे सब कांगड़ी कहते और मेरे बाजुओं को मिसवाकों से तशबीह देते। वाकई जब इंसान को प्यार होता है इसका जिस्म खुश बमरे की तरह उड़ने लगता है। मैं दिन रात इसके ख्वाबो ख्याल में मगन रहने लगा। इसका चांदनी जैसा खुशबूदार बदन मुझे गरमाए रखता। इसके आने से मेरी हवानियत खत्म हो रही थी। उसकी आवाज, आंखें नकूश मोरनी जैसी, कैट वॉक, कपड़ों के रंग और सादगी मुझे सोने न देती। वो घर में गुलाब के फूल की तरह गश्त करती रहती। मेरे कान इसके बाजुओं की चूड़ियों की खनखनाती आवाजों की तरफ लगे रहते। वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी, लेकिन मैं शर्मसार लड़कियों की तरह इसके सामने नजरें झुकाए रखता। वो बेबाकी से मुझ पर हुक्म चलाती जैसे मैं घर का हड हराम नौकर हूँ। घर के कामों में मुझसे मदद लेती। आटा गूंदती तो कहती परात पकड़ कर रखो, फर्श धोती तो पानी मुझसे मांगती, कपड़े धोती तो कहती निचोड़ कर छत पर फैलाओ, हंडिया बनाती तो प्याज मुझसे कटवाती, बर्तन धोती तो अलमारियों में लगाने का काम भी मुझसे कहती, बिस्तर बिछाती तो चारपाइयाँ मुझसे बिछवाती, हर काम मुझसे जबरन करवाती और मैं इसके आस पास रहने के लिए हर काम जरा सुस्ती में करता रहता ताकि इसकी कुर्बत ज्यादा से ज्यादा मैसर रहे। कई बार हरासा नजरों से उसके अंग अंग को चोरी चोरी टटोलता। यूं ही इसकी नजरें मुझसे दो चार होती, शर्मा कर आंखें झुका लेता और अनजान बन जाता।
वो फर्श धोकर शलवार ऊपर करके पिंडलियां नंगी किए दोनों टांगे जोड़कर दहलीज में बैठी थी। मुझे पास बुलाया और कहा बाजार से सर्फ लेकर आओ और जल्दी आना, जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। इसके पास रहने की खातिर जल्दी वापस आया। फिर भी इसने कहा इतनी देर कहाँ लगा कर आए हो, हफ्ते बाद वापस आए हो, बड़े होकर जिंदगी में क्या करोगे या ऐसे ही रेंगते रहोगे। वो कई बार दालें, घी, चावल, सब्जी, चाय, मिर्च, मसाले कभी कुछ मंगवाती। धागों को कपड़ों के साथ मैच करने के लिए कई बार बाजार के चक्कर लगवाती। जब वो मुझे बाजार भेजती मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि इस तरह मैं इससे दूर हो जाता। इसका अंदाज बयाने चंगेजी था। इसके कड़वे कसीले अंदाजे गुफ्तगू में भी मुझे मोहब्बत नजर आती। इस तरह के जबरी अहकाम से कभी कभी मुझे शदीद नफरत हो जाती, मगर मेरे उखड़ेपन में भी मोहब्बत आती जा रही थी। पहले मैं सारा दिन और रात गे तक घर से बाहर रहता, अब नई दुल्हन की तरह बेड पर टांगे लंबी करके बैठा रहता। तन्हाई में वो मुझे किसी मलकाए हुस्न से कम न लगती। इसके स्याह बाल, नीली बलोरी आंखें, रसीले होंठ और नस्वानी दिलकशी से भरपूर जिस्म मेरे आगे रक्स करता रहता। मैं बागों से फूल तोड़कर लाता, उसको देने की बजाय टेबल पर रख देता। वो होंठों के करीब ले जाकर आंखों में नशीली परछाइयां पैदा करके अपने बेड के करीब टेबल पर रख लेती। एक बार वो झुककर सेहन में झाड़ू लगा रही थी। दुपट्टा इसके गले में नहीं था बल्कि कमर पर बंधा हुआ था। मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने मुझे देख लिया। इसकी पेशानी के तेवर और आंखों का रंग बदल गया। जो ही इसकी नजरें मुझसे दो चार हुई, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। खड़े होकर वो झाड़ू को आगे से पकड़कर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने दिल में कुछ विर्द करने की कोशिश की, मगर जुबान खामोश रही और शक्ल मजलूमों जैसी हो गई कि अब खैर नहीं। इसने करीब आते ही झाड़ू कस के मेरी कमर पर दे मारा। मेरे हलक से शर्मिंदगी के साथ हल्की सी आवाज बरामद हुई। बोली, क्या देख रहे थे? मैं नजरें झुकाकर खड़ा रहा। पता नहीं इसके दिल में क्या रहम आया कि वो वापस उसी जगह पर चली गई। मुड़कर देखा और कहा, फिर देख रहे हो? और झाड़ू को आगे से पकड़कर गुराए शेर की तरह मेरी तरफ आंखें निकाली। एक दिन इसने घर के सारे कपड़े दलवाकर मेरी इस्ते नफस का जनाजा ही निकाल दिया। ये काम करवाकर उसने मुझे 21वीं सदी का बगैरते अज़म बना दिया। मुझे महसूस हुआ मैं बगैरत बनता जा रहा था। वो मुझ पर लफ्जों के कोड़े चलाती, मैं बेहया और आजिज बनकर काम करता रहता। वो कंधे पर तौलिया रखे हाथ कमर पर रखकर नहाने की तैयारी कर रही थी। मुझसे कहा, अब तुम जाओ, और खुद हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाइयां लेकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करने लगी। मैं छत पर चला गया। शाम को पीला मलमल का सूट जेबतन किए मीलों लंबे खेतों में टहल रही थी। तीसरा कोई न था। सुनहरी धूप में अंग अंग के मसाम जिस्म को खूबसूरत बना रहे थे। इसके जिस्म के खूबसूरत खदो खाल किसी मामा से कम न थे। मेरा दिल उडारियां मारने लगा। दरख्तों की टहनियां इसकी मौजूदगी में झूमने लगी और एक दूसरे की तरफ झुक झुक कर बातें करने लगी। साथ चंद परिंदों की आवाजें भी सुहानी हो गई। मैं जरा करीब हुआ तो उसने मुझे डांटते हुए कहा, हरगिज मेरे करीब न आना, दूर से बात करो, मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है। और मैं शर्मिंदा होकर रह गया। वो अपने उबलते शबाब को शर्मो हया से छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने नजरें झुका ली। इसके यकदम हमले से मेरे इरादे शिकस्त फाश में बदल गए। मैं शर्म से भीग गया और वो मेरी तौहीन अमेज शिकस्त के बाद फतह से हमकनार हुई। दरख्तों से काली वर्दियों वाली फौज काएं काएं करके उड़ने लगी। साथ चंद कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी बुलंद हुई। सरमई शाम अंधेरे में डूब गई और वो गांव की सैर किए बगैर घर वापस चली गई। मैं इसकी बातें अपने हमराज दोस्त नईम को बताता तो वो कहता, तुम तो हो ही बेशर्म, वो तुमसे मोहब्बत करती है। भला लड़कियां भी कभी अपने मुंह से इकरार करती हैं? लड़कियां शादी से पहले ही रोब जमाती हैं। इस रोब में प्यार होता है, मर्द कमाऊ होता है, घर में इसकी हैसियत अव्वल दर्जे की होती है। शादी के बाद औरत में इतनी सख्त ही नहीं रहती कि वो रोब जमा सके, बल्कि वो तो खावंद की खिदमत करने के लिए हाथ बांधकर खड़ी रहती है। इसकी बातें मेरे लिए इंकिशाफ का दर्जा रखती थी। एक दिन मैं हिम्मत करके इसके सामने खड़ा हो गया और नजरें झुकाकर कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जरा ऊंची आवाज में कहने लगी। क्या कहा? मैंने फिर शर्माते हुए अटक कर जवाब दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो शफकत से खनखनाते हुए कहके के साथ हंसी, जैसे मैं नादान बच्चा हूँ। मैं इसकी इस हरकत पर शर्मसार हुआ और गुस्सा भी आया। मैं सोचने लगा, इसका
کہہ کر نفرت کا اظہار ہے یا پیار کا؟ کہنے لگی تم کتابیں نہیں پڑھتے؟ میں نے جھکا ہوا سر نفی میں ہلا دیا۔ بولی بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تمہیں پڑھنے سے نفرت ہے؟ میں خاموش رہا۔ میرے کنوارے پن میں ایک بار پھر شرماہٹ اور ہر وقت نمایاں نظر آنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے نوجوانوں میں اس کے حسن کی دھوم بڑھتی جا رہی تھی۔ نوجوان راستوں میں دل تھام کر کھڑے رہتے، اس کے چلنے کے مست انداز سے لڑکوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ کئی لڑکوں نے تو اپنی ماں کو اس کا رشتہ مانگنے کے لیے بھی بھیج دیا، مگر اسے کوئی نہ ورگلا سکا۔ گھر سے جاتے وقت اس نے اس انداز سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو خود ہی پیچھے آؤ گے۔ اس کی سوچوں نے مجھے بے قرار کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بہت اداس رہی۔ میں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ مجھے تنہائی میں اچھی لگنے لگی، ہر وقت میرے آس پاس رہنے لگی۔ دل نے بہت چاہا کہ ٹکٹ لے کر ملتان اس کے پاس چلا جاؤں، مگر شرمیلے پن نے مجھے جانے نہ دیا۔ اس کے گھر کئی بار فون کیا، وہ فون اٹھاتی مگر میں خاموش رہتا۔ ایک بار بول پڑی، میں جانتی ہوں تم ہو، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بات تو کرو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، بولو خاموش کیوں ہو؟ میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اگر سب عاشقوں سے زیادہ محبت کرتے ہو تو بیاہ کر لے جاؤ، میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میں نے نعیم سے بات کی۔ نعیم نے والدین کو شادی کے لیے رضامند کرنے کا طریقہ سمجھایا کہ گھر میں برتن توڑو، کھانوں میں عیب ڈالو، ہر کام میں کیڑے نکالو تو گھر والے سمجھ جائیں گے۔ میں نے چند روز تک ایسے ہی کیا۔ ماں نے میرے باپ سے شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ اب مجھ سے اس کے کام نہیں ہوتے، اس کا بیاہ کر دو۔ بیاہ کے نام پر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ آخر کیوں نہ پھوٹتے؟ اپنے حسن کا پھن پھیلا کر اس نے مجھے نظروں سے دبوچ لیا تھا۔ وہ جب باتیں کرتی تھی تو ماحول رومانوی ہو جاتا تھا۔ اس کی باتوں میں انوکھا لطف تھا۔ آخر ماں باپ نے خالہ عفت کو راضی کر لیا۔ یہ پھل اب پک کر میری گود میں گرنے والا تھا۔ دوستوں نے میری قسمت کی بلندی پر ناز کیا۔ ایک رات وہ میرے سامنے آتشی گلابی رنگ کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ معطر تھا۔ ساڈول بھرے بدن سے ایرانی لال پری معلوم ہو رہی تھی۔ چہرہ کانوں تک سرخ تھا، جسم سہما ہوا۔ اس کا پٹولا جسم میرے ہاتھوں میں تھا۔ آج وہ میرے بالکل قریب تھی۔ اس وقت اس کے ہونٹ ایسے لگ رہے تھے جیسے فرشتوں نے خوشبودار لیپ کی پھانگیں بنائی ہوں۔ میں نے پیار سے چھوا تو سمٹ گئی۔ ہونٹوں پر انکار اور آنکھوں میں اقرار۔ سانسوں کے بند ٹوٹنے لگے، دل دھک دھک کرنے لگا، پیار کی چونٹیاں رینگنا شروع ہو گئی۔ میرے دماغ میں بوسا بھر چکا تھا۔ کوئی نصیحت کی بات دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ میں زبان کے نیچے پارے کی گولیاں رکھ کر سویا رہتا۔ وہ صبح ہوتے ہی مجھے بیدار کر دیتی کہ جاؤ اپنا رزق تلاش کرو۔ میں گھر واپس آتا تو اس نے میرے کپڑے دھو کر استری کیے ہوتے، جوتے پالش کیے ہوتے، ہر چیز صاف ستھری اور چمکدار کر کے رکھی ہوتی، یوں جیسے گھر میں کسی ریاست کے راجا نے مہمان بن کر آنا ہو۔ میرے لیے ہر روز بہترین ذائقوں کے کھانے تیار کرتی، میری تفریح میں خوشی محسوس کرتی اور پریشانی میں میری دل جوائی کرتی رہتی۔ کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ کاروبار میں نقصان پر اس نے کہا جائیداد سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ پھر اس نے اپنے گہنے بیچ دیے، خود بھی جاب اختیار کر لی۔ میں بیماری کی حالت میں مہینہ بھر چارپائی پر لیٹا رہا تو اس نے 24 گھنٹوں میری تیمارداری کی۔ بارش اور اندھیرے میں مجھے باہر نہ جانے دیتی، دن بھر میری کامیابیوں کی دعائیں مانگتی، اپنے میٹھے بولوں سے میری تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی، ہر کام منٹوں میں کرتی، میرے حکم کو حرف آخر سمجھتی۔ اپنی خوبیوں سے اس نے گھر کو جنت اور محبت کا آنگن بنا دیا۔ میرے چہرے کی فکر دے کر ماں کی طرح سہلاتی۔ وہ مکمل طور پر ایک عطائت گزار بیوی تھی۔ چند مہینوں میں اس کی محبت کی خوشبو میرے دماغ سے اڑنے لگی۔ میں اس کے سامنے شرمندگی کا غلام بنتا جا رہا تھا، ہر روز اس کی عطائت سے مغلوب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے شادی کے بعد اپنی وفاداری سے مغلوب رکھنا چاہتی ہے۔ مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگی۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ میرے پل پل کا حساب رکھتی ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف ایک بدلہ اور انتقام لینے کا محاذ مضبوط قلعے کی صورت اختیار کر گیا۔ میرے ذہن میں نفرت کا کچرا بچ چکا تھا، جس کی جلن اور نفرت نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کو نفرت سے ذبح کر رہا تھا۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے ترک کرتی رہتی، میں بد مزہ نظروں سے بد اخلاقی کرتا رہتا، کیونکہ میری زندگی میں مشی آ گئی تھی جو گول مٹول چہرہ اور نٹ کھٹ عادات کی مالک تھی۔ میں اس کے بناوٹی عشق میں اندھا ہو گیا۔ ساملی سلونی خوبصورت جسمانی کشش سے بھرپور سراپا، جیسے کسی آرٹ گیلری کا مجسمہ ہو، لمبے کالے
चमकदार बालों को कमर और कंधों पर बिखेरे रखती, इस तरह जैसे मोरनी सोच समझकर पाँव रखती है। मिशी की माँ हमेशा साथ रहती। इसकी गर्दन पर सलवटे, चेहरे पर फटे मसाम, ढलका हुआ मांस था। वो भी अंटी होकर लड़कियों की तरह चलती। बाज मर्दों की आदत होती है वो गलत औरतों से तल्लुकात अस्तवार कर लेते हैं, सो मैं भी इस आदत बद में गिर गया। मिशी के साथ मैंने तल्लुकात अस्तवार कर लिए। मेरी गलत सोचें ज़ोहरा पर गालब आ रही थी। वो मेरे रवैये से बीमार रहने लगी। इसका वजन कम होने लगा। रंग पीला, सहमी तबीयत, तन्हाई की बेबसी और असाबी कमजोरी से इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे। इसकी कुव्वते मदाफत खत्म हो रही थी। अब वो बीमारी से नहीं लड़ सकती थी। मुसलसल दुआएं ना मिलने और फाकों से इसकी शक्ल बेकारन जैसी हो गई। चाल में बुढ़ापा, जिस्म कमजोर, दिल कमजोर, जहन मफलूज हो गया। इसको फलों और खुराक की जरूरत थी, मैंने जानबूझकर ना दिए। इसका नाकाबिले तस्वर और तजदीदी हुस्न बिगड़ रहा था। इसकी चांदी के शोर जैसी दिल लुभाने वाली आवाज बलगम और फटी हुई खराशों में बदल गई। चेहरे का रंग पीला पड़ गया, गालों की लाली खत्म हो गई और गड़े पड़ गए। गुलाबी और सुंदर पाँव पर काली चंडियां पड़ गई। मैंने मोहब्बत का आंगन नफरत से भर दिया। रातों को देर से गार आने लगा। मेरे इंतजार में इसकी आंखें घिसती जा रही थी। सर को हर वक्त कपड़े से बांधे रखती। मैं इसकी दिल की आहों और कराहों पर कोई कान न धरता। चेहरे पर खून की कमी और फिर जरकान से इसका जज्बे नजर, चेहरा बेरंग हो गया। अब इसकी शराने सुकड़ना शुरू हो गई थी। चलते फिरते सांस रुकने लगा। डिप्रेशन और खौफ में मुब्तला रहने लगी। ज़हनी इंतशार के सबब इसके ज़हन में खदशात जन्म लेते रहे। मौत इसके सीने से जुदाई के तीर पेवस्त कर रही थी और वो तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सरमाया और जियादात मिशी की जवानी खा गई। मैं कैलाश हो गया। इसकी माँ इसको लेकर चली गई। उस वक्त मुझे होश आया और एहसास हुआ कि दौलतमंद और ऐयाश लोग तवाइफों के दिलों में क्यों समाये रहते हैं। मैं हस्बे मामूल देर से घर आया। इसने पूछा दवाइयाँ लाए हो? मैंने अपने जबड़ों को मिसला और जवाब दिया अब तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं। सुबह होने से पहले ही वो दम तोड़ गई। इसने आखिरी बार मेरी जानब यूं देखा जैसे कह रही हो कितने कम ज़र्फ निकले। मैंने सोचा हाँ, उसकी आंखों की ये शिकायत गलत ना थी। वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई थी। आखिर वो मेरी बीवी थी। लेकिन मैंने जंजलाहट से नजरें दूसरी जानब फेर ली। कितना ही वक्त बीत गया। माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। बचा कुचा कारोबार भी जाता रहा। किसी न किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ, लेकिन उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये यादें हर वक्त मुझ पर छाई रहती हैं। मैं इनसे किसी तरह भी निजात हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी मैं अपनी मौजूदा हालत देखता हूँ तो इसकी यादों के आगे शर्मिंदा हो जाता हूँ। इसका गोरा चिट्टा मुस्कुराता चेहरा, सफेद जिस्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है। फिर इसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। वहशी, बेवफा, कम ज़र्फ। यकदम उसका पुरकशिश जिस्म मेरी आंखों के पर्दे से गायब हो जाता है। मैं तड़प उठता हूँ, काश मैं खुद को तब्दील कर लेता। लेकिन फिर मुझे इस सोच पर गुस्सा आने लगता है। वो मुझ पर हर रंग में गालिब होना चाहती थी। पहले उसने मुझे अपने हुस्न की दिलकशी से मगलूब किया, फिर वफादार बीवी बनकर मेरे गसीले रवैये को शर्मिंदा करती रही। अब अपनी यादों से मुझे मगलूब कर रखा है। काश मैं उसे भूल सकता, लेकिन ये मुझसे मुमकिन नहीं हो सका। वो हर आन हर लम्हा, एक एक पल मेरी आंखों, मेरे दिल और मेरे वजूद पर छाई हुई है और शायद आखिरी दम तक छाई रहेगी। मैं उससे किसी तरह भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। दुआ व इसके मौजूद दोस्तों, दुनिया में ऐसे कम ज़र्फ लोगों की कमी नहीं जो अल्लाह की अतायत की कदर नहीं करते और इज्जत से गुजरती जिंदगी को खुद ही अपने हाथों से जिल्लत में बदल लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, आमीन। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ व इसको दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।